नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के बस्तर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरों की शुरुआत चित्रकूट विधानसभा के बड़े किलेपाल से शुरू कर रहे हैं। बस्तर ब्लॉक के बड़े किलेपाल में आयोजित आम सभा स्थल पर 150 करोड़ 46 लाख के 50 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिसमें 38 करोड़ 52 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और 111 करोड़ 93 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान की है। आज 150 करोड़ रुपए के जहां लोकार्पण और भूमि पूजन का वो काम हुआ, वहीं ग्राम कुकानार विकासखंड बस्तर में मिनी स्टेडियम की घोषणा करता हूं। बड़े किलेपाल में नवीन हाई स्कूल भवन की स्वीकृति। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोधघाट परियोजना के विरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि बोधघाट परियोजना शुरू करने से पहले उनसे राय ली गई थी, तब उन्होंने विरोध की जो वजह बताई थी उसे ध्यान में रखते हुए ही इस सिंचाई परियोजना में परिवर्तन किया गया है। अब विरोध का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद नेताम अपना जीवन जी चुके हैं और जितनी कमाई करनी थी वो भी कर चुके हैं। उनके परिवार में किसी भी आदिवासी के मुकाबले ज्यादा संपदा है। सीएम ने कहा है कि वो चाहते हैं कि बस्तर के दूसरे आदिवासी भी अरविंद नेताम की तरह ही संपन्न हो। दरअसल कांग्रेस के ही स्थानीय नेताओं में बोधघाट परियोजना को लेकर संशय का माहौल है, जबकि राज्य सरकार इस परियोजना को हर हाल में पूरा करना चाहती है। पिछले कुछ समय से अरविंद नेताम बोधघाट परियोजना और बेलाडीला खदान नंबर 13 को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के चलते ही मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर की है। जो लोग भी विरोध करना चाहते हैं, मैं बस्तर के हर आदिवासी को आर्थिक स्थिति अरविंद नेताम जैसी हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। दीपक बैज जैसे उसकी आर्थिक स्थिति हो जाए, राजमन बेंजाम जैसे आर्थिक स्थिति सब आदिवासी को हो जाए, तो उस स्थिति में लाने के लिए यहाँ के आदिवासियों के खेतों में पानी पहुँचाना होगा। यदि उनके पास कोई अलग सी योजना हो तो बता दें। मैंने नेताम जी से पहले ही पूछा था कि आपने उस समय विरोध क्यों किया था, तो उन्होंने कहा ये हाइड्रल प्रोजेक्ट था, ये सिंचाई के लिए नहीं था। तो हमने ये योजना है वो सिंचाई के लिए बनाई। और बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासत धान खरीदी और किसान के इर्द गिर्द ही रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में आरएसएस की एंट्री हो गई है। दरअसल बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने आरएसएस को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक संगठन करार दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तीखा हमला किया। आरएसएस ऐसा संघ है जो माओवाद से सबसे ज्यादा खतरनाक एक आरएसएस है। तो कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहां के आदिवासियों को बरगला रहे हैं। ये है बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज, जिनके मुताबिक देश को नक्सलियों से ज्यादा खतरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। दीपक बैज ने यह बयान किस आधार पर दिया, इस पर आगे बढ़े उससे पहले आपको कांग्रेस सांसद का एक और बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जीरम कांड को सुपारी किलिंग करार देते हुए इसका जिम्मेदार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ठहराया। आप खुद ही सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं ना मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है, उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्या हुई। बहरहाल वापस आरएसएस के मुद्दे पर लौटते हैं। दीपक बैज ने कहा कि पुल, सड़क और कैंप खोले जाने के विरोध के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी की कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक आरएसएस की शाखा है जो नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस सांसद के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता नागपुर के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। उनका ये बयान आरएसएस के नेतृत्व परिवर्तन के बाद आया, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को आरएसएस का इतिहास नहीं पता, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ के आरएसएस के लोग बंधुआ मजदूर हो गए। जैसे नक्सली
वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसके कमांडर लोग रहते हैं, बड़े नेता। यहाँ के लोग केवल बंदूक चलाते हैं। उसी प्रकार के आरएसएस में भी आप देखेंगे उसके सारे लोग सब नागपुर के, बचत यहाँ केवल अफवाह फैलाने के मशीन की तरह काम करेंगे। संघ से निकले हुए लोग आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल जी ने किया। आज जो हालत हुई है, कांग्रेस जिस प्रकार पूरे देश में सिकुड़ के समाप्ति की ओर हो रहा है, ये ऐसी भूपेश जैसे और उनके सांसदों की विचारधारा है, इनकी छोटी मानसिकता है जो राष्ट्र को नहीं समझते। बहरहाल ऐसे वक्त में जब बीजेपी धान खरीदी और किसानों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है, तब कांग्रेस का संघ पर निशाना साधना इसलिए भी अहम हो जाता है कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी के लिए संकट मोचक का काम करती रही है और 2018 में संघ की नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह की बड़ी वजह रही है। कांग्रेस भी जानती है कि अगले चुनाव तक बीजेपी के लिए माहौल बदलने में संघ काफी मदद कर सकता है, खासकर जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब संघ के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को घोषणा पत्र में किए गए चुनावी वादों को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। एक बार फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भूपेश सरकार के 2 साल के कामकाज का बखान करेंगे। पिछले दिनों कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में संयोजक जयराम रमेश ने राज्य सरकार के घोषणा पत्र पर संतुष्टि जताई। वहीं बाकी वादों को पूरा करने में सरकार के रोडमैप पर चर्चा की गई थी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने सरकार के सभी क्षेत्रों में किए गए कामकाज के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार तेज गति से घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रही है। वहीं बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि कांग्रेस सरकार कौन सा अपना चुनावी वादा पूरा कर रही है जिसे लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनकी क्रियान्वयन में काफी अंतर है। जितने हमने फैसले किए हैं और जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है, वो सारी जानकारी उस समिति के सामने मैंने रखा है और जयराम रमेश जी ने इसमें संतोष व्यक्त किया है और ये है कि इसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है। कि आप अपने क्रियान्वयन समिति के बैठक में आत्ममुग्ध होकर बात कर रहे हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि घोषणा और घोषणा पत्र के क्रियान्वयन इसमें कहीं न कहीं सरकार के कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। ये जनता के बीच में कसौटी में कसा जाना चाहिए और इसको लेकर हम लोग निरंतर जनता के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ी राजभाषा को सालों से 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को 2 साल होने के बाद भी अब तक छत्तीसगढ़ राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष महंत ने कहा है कि अध्यक्ष नहीं होने से राजभाषा के विकास में दिक्कतें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों की कृतियों का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आयोग के अध्यक्ष की शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई करें। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के अलावा छत्तीसगढ़ी साहित्यकार भी आमने सामने हैं। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार राज्य की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि ये सरकार केवल नारे के माध्यम से अपने आप को छत्तीसगढ़िया बताती है। 15 बछर ले रमन सिंह सरकार में छत्तीसगढ़ी भाषा बर कोनो प्रयत्न नहीं होइस। छत्तीसगढ़ के पहचान, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान, स्वाभिमान रमन सिंह सरकार के प्राथमिकता में नहीं रही से। अब भूपेश बघेल जी के सरकार बने के बाद ये जम्मो विषय में सरकार है सकारात्मक पहल करत है। छत्तीसगढ़िया के नाम पे सरकार चलाने वाला कांग्रेस और ओकरे विधानसभा अध्यक्ष ले प्रकार के पत्र लिखना पड़ते, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाया जाए तो करते कि अहू का विडम्बना हो सकते कि कतका छत्तीसगढ़िया के ध्यान है, कतका छत्तीसगढ़िया भाषा के मतलब चिंता है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में 2 साल बीत गए, अपन चाहे तो मन अलग अलग आयोग और निगम में बैठा दिस, लेकिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है, वहाँ कोई अध्यक्ष के चयन नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजनांदगांव जिले की पचपेड़ी गांव पहुंचे। वहां एक संस्था के कार्यक्रम में शिरकत कर गौशाला का उद्घाटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने
कोरोना टीकाकरण को लेकर कहा कि ये स्वैच्छिक है, इसमें जोर जबरदस्ती जैसी कोई बात नहीं है। इस बार नसबंदी का लक्ष्य चलाया गया था, जिसमें हमने देखा कि उनका क्या हश्र हुआ है। ये टीकाकरण की अति आवश्यक है। हम ये मास्क पहनकर कब तक जाएंगे, इसलिए वैक्सीन लगना जरूरी है। टी.एस. सिंहदेव ने क्षेत्र के विकास को लेकर भी कई घोषणाएं की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। टीकाकरण स्वैच्छिक है, इसमें एक ना तो ये लक्षित होना चाहिए कि एक बार नसबंदी का लक्ष्य चला था, हमने देखा कि उसका क्या हश्र हुआ। ये टीका अति आवश्यक है, ये अपने जगह सही है, और टीका लगाने की आवश्यकता भी इसीलिए है कि हम ये मास्क पहन के कितने सालों तक जिएंगे। वैक्सीन का उपयोग के लिए पूरे विश्व के और देश के वैज्ञानिक और जानकार कह रहे हैं। बिलासपुर के उज्ज्वला होम महिला पुनर्वास केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने और संचालक पर दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगने के बाद पुनर्वास केंद्र को बंद करने की केंद्र से सिफारिश की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उज्ज्वला गृह में रहने वाली महिलाओं और युवतियों ने संस्था संचालक पर शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना ने महिला बाल विकास विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि विभाग के अफसर और उनकी टीम हर साल इसके निरीक्षण के लिए यहां पहुंचते रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यहां चलने वाले अनैतिक कृत्य की उन्हें इससे पहले भनक तक नहीं लगी। विभाग के मुताबिक साल 2018, 19 और 2020 में उनकी टीम ने उज्ज्वला गृह का निरीक्षण किया था। बीते 17 जनवरी की रात भी टीम निरीक्षण के लिए गई थी, लेकिन अफसर ये मामला नहीं पकड़ सके। पीड़िताओं कोर्ट में बयान के बाद मामले का पर्दाफाश हुआ, जिसमें दुष्कर्म, छेड़खानी और प्रताड़ना जैसे गंभीर अपराध के आरोप संस्था और संचालक पर लगे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संचालक सहित अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये डिसीजन हुआ और उसको इम्प्लीमेंट भी करके कल दोपहर पे पूरे को पूरे वेकेट करा दिए। चूँकि एलिगेशन बड़े सीरियस नेचर के हैं, इसलिए अपने तत्काल डायरेक्टर मैडम ने ये वो किया था डिसीजन, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है। हमारे देश के गणतंत्र को 71 साल पूरे हो चुके हैं। 72वें साल में प्रवेश के साथ इस बार गणतंत्र दिवस का जश्न थोड़ा अलग होगा। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते भारत के मुख्य समारोह में कुछ बदलाव किए गए हैं। दिल्ली के राजपथ पर ये 72वां गणतंत्र दिवस, कोरोना महामारी के चलते यहां थोड़ा सा कुछ बदलाव है। इस साल समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। केवल 25,000 लोगों को ही परेड स्थल पर अनुमति दी गई है। सिर्फ 4,000 आम लोगों को परेड स्थल पर आने की अनुमति है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं दी गई है। मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या घटाई गई है। परेड स्थल पर एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो वहीं परेड स्थल पर डॉक्टर और हेल्थ वर्कर भी मौजूद रहेंगे। सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स की भी व्यवस्था की गई है। परेड का आकार छोटा, केवल 32 झांकियां इसमें शामिल की गई हैं। 17 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल हैं। अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी 9 झांकियां शामिल की गई हैं। सुरक्षा बलों की 6 झांकियां इसमें शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन की भी यहां एक झांकी बनाई गई है। सैन्य दस्तों की संख्या 144 से घटाकर 96 की गई है। परेड के दौरान मास्क में सैनिक नजर आएंगे। लाल किले तक ये परेड नहीं जाएगी, केवल नेशनल स्टेडियम तक ही झांकियां पहुंचेंगी। बहादुर बच्चों का
मार्च परेड में शामिल नहीं किया गया है उनको। तो इस साल मोटरसाइकिलिंग स्टंट भी नहीं होगा। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने कहा कि संविधान की उद्देशिका में रेखांकित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन मूल्य हम सबके लिए आदर्श हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। हाल ही में दर्ज की गई जीएसटी के रिकॉर्ड वृद्धि और विदेशी निवेश के लिए आकर्षक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभरना तेजी से हो रही इकोनॉमिक रिकवरी के सूचक है। राष्ट्रपति ने देश के नाम संबोधन में यह भी कहा कि विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियां, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। उन डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रशासकों और सफाई कर्मियों का उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों की देखभाल की है। बहुतों ने तो अपने प्राण भी गंवा दिए। इनके साथ साथ इस महामारी ने देश के लगभग 1.5 लाख नागरिकों को अपनी चपेट में ले लिया। उन सभी के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जांजगीर चांपा में झंडा वंदन करेंगे। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार और भाटापारा, मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग में, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम कोरबा में, मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव, मंत्री कवासी लखमा कांकेर, मंत्री शिव कुमार डहरिया सरगुजा, मंत्री अनिला भेड़िया रायगढ़, मंत्री गुरुरुद्र कुमार नारायणपुर, मंत्री जयसिंह अग्रवाल गोरेला पेंड्रा मरवाही, मंत्री उमेश पटेल बिलासपुर, मंत्री अमरजीत भगत बालोद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।